Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की ये वीडियो है अगेन बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ. टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे. मैंने सोचा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनॉन के अफॉर्गिज्म्स तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट भी आना चाहिए जिससे कि मेरे व्यूअर्स बोर ना हो जाएं. तो इसीलिए ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज इस वीडियो में, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी को एक थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा. तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ मेरे पॉइंट्स, कुछ मेरे ओपिनियंस कि आप एक अच्छे होम्योपैथ या एक रिनाउंड होम्योपैथ या एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर कैसे बन सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से प्रेस्क्राइब भी करें. और ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक अच्छे होम्योपैथ में होनी चाहिए या उन्हें समय रहते अपने अंदर डेवलप कर लेनी चाहिए. ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन है. हो सकता है कि आप सभी लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहें, आपकी सोच इससे थोड़ी सी अलग हो. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. बट अगर आपको लगता है कि मैं जिस तरह का कंटेंट लेकर आती हूँ, जो मेरी नॉलेज है, उससे आपको थोड़ा हेल्प मिल सकता है, या क्या क्या चीज़ें मैंने अपने ये जो छोटा सा एक्सपीरियंस है इसमें अभी तक गेन की है और भी आगे जो भी गेन करती रहूँगी, उसका एक फाउंडेशन क्या रहता है, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. अगर आपको लगे कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए और आपके लिए ये बेनिफिट देगा, आपको इससे आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. इट्स बेसिकली आर ऑल टुगेदर आर जर्नी. हम सभी की ये जर्नी है, क्योंकि हम होम्योपैथिक फैमिली हैं. हम एक दूसरे को सिखा भी सकते हैं, एक दूसरे से सीख भी सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो. आई वुड रादर से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. पॉइंट्स मिस मत कीजिएगा. ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ. इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट. पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. एब्सोल्युटली फ्री है सब्सक्रिप्शन. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपनी नई वीडियो लेकर आती हूँ. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डिग इनटू दिस वीडियो. तो सबसे पहले काफ़ी सारी क्वालिटीज़ में से 3 क्वालिटीज़ के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं, जिसमें कि होम्योपैथ को एक रीडर होना चाहिए, एक लिसनर होना चाहिए, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए. जब हम कहते हैं what are the qualities or important points or important things a good homeopath should have, तो ये गुड है बेसिकली थोड़ा सा बहुत वेग सा टर्म है गुड होम्योपैथ करके. देयर इज नथिंग गुड और बैड, ऐसा कुछ होता नहीं गुड या बैड, लेकिन ये बेसिकली लोगों का नज़रिया क्या रहेगा, पेशेंट का पर्सपेक्टिव क्या होता है. एक होम्योपैथिक डॉक्टर, उनको कौन सा होम्योपैथिक फिजिशियन पसंद आता है, ये वो किसके पास बार बार विजिट करना पसंद करेंगे. तो ये बेसिकली कहा जा रहा है कि एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अच्छा या बुरा जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस से, रिनाउंड कॉलेजेस से पढ़कर अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद जब पास आउट होते हैं, तो उनकी पूरी एजुकेशन के बाद वो एक ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड डेवलप कर चुके होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं टू गेन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथ्स, जो होम्योपैथ्स ने पहले से कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए उन स्टैंडर्ड्स पे. ये बेसिकली कौन सी क्वालिटीज़ हैं आज इस पर बात करेंगे. गुड या बैड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बट एक बहुत नॉर्मल सा टर्म हम हमेशा इस्तेमाल कर लेते हैं, हाउ टू बिकम अ गुड होम्योपैथ काइंड ऑफ. तो यहाँ आपके साथ मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ. 3 सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे. एक रीडर अच्छा होना चाहिए, एक होम्योपैथ बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ऑब्जर्वर अच्छा होना चाहिए. तो पहला पॉइंट लेते हैं रीडर. रीडर अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब मैं बिल्कुल भी वो बात नहीं कर रही हूँ कि आपको किताबों से बेहद प्यार हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ और करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, कुछ और नहीं करते, केवल और केवल आपको रीड करना पसंद है. ज़रूरी नहीं है ये क्वालिटी हो. और बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी ले जाते हैं कि मल्टीपल बुक्स हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम एक बहुत अच्छे रीडर हैं. नहीं,
मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ें या बहुत सारी बुक्स को रेफर करें। मान लीजिए आपको एक मेडिसिन पढ़नी है, आपने 10 बुक्स में से पढ़ डाली, उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे रीडर हैं। अगर आप एक कोई मेडिसिन पढ़ते हैं और आपके पास केवल 3 बुक्स है या 2 बुक्स हैं, लेकिन आप उसे कितनी बार पढ़ते हैं, समय समय पर रिवाइज करते हैं क्या, और आपको अब पढ़ना पसंद आने लगा है, ये है एक रीडर की क्वालिटीज़। हो सकता है आपको पहले किताबों से इतना ज़्यादा प्यार ना हो, लेकिन फिर बाद में आपको ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लाइफ टाइम पढ़ना होता है। होम्योपैथ्स हो या कोई भी मेडिकल फील्ड के डॉक्टर हो, उनको बहुत ज़्यादा हमेशा एक रिवीजन की ज़रूरत होती है, हमेशा किसी ना किसी चीज़ के टच में रहना ज़रूरी है। तो रीडिंग हमारी एक हैबिट होनी चाहिए। तो हमें हमेशा रीड करना पसंद हो, पढ़ना पसंद हो। ज़रूरी नहीं है आप होम्योपैथिक कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप जनरल मेडिकल साइंस के अपडेट्स रख रहे हैं, आप अलाइड सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने जो पहले कभी नहीं पढ़ा उसको आप बार बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा हमें बुक्स को रेफर करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे ड्रग पिक्चर्स कितने सिमिलर होते हैं, हमारे एक एक मेडिसिन में कितने सारे सिम्टम्स होते हैं, फिर रिपर्टरी, देन दिस एंड दैट, बहुत कुछ है। तो इसलिए हमें बार बार बुक्स के टच में आना ही पड़ता है, इसलिए हमें अच्छी रीडिंग हैबिट डेवलप करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे सोच लें जो स्टूडेंट्स हैं कि हम ये पढ़ लिया, उसके बाद जब तक हम सेट नहीं हो जाते हैं तब तक केवल पढ़ेंगे, और एक बार हमें आ गया दवा देने का तरीका तो ठीक है, बस हम पढ़ाई के टच में से हट जाएंगे, तो फिर आपकी जो नॉलेज है वो बहुत कंसाइज हो जाएगी, आपकी प्रोग्रेस वहाँ रुक जाएगी। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक, नई नई बुक्स या उन्हीं बुक्स को बार बार रिवाइज करना या आपके नोट्स को बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी प्रोग्रेस वहीं रुक जाती है जहाँ पर आप बुक्स की कनेक्शन में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ना बंद कर देंगे और जो भी आपको समझ आएगा, ठीक है एकोनाइट दे दो, ठीक है बेलेडोना, और रैंडम प्रेस्क्रिप्शंस करेंगे और आपका काम चलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज होम्योपैथी इज अ टफ साइंस। सो मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत टफ साइंस है प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज लिसनर। आपको एक बहुत अच्छा सुनने की क्षमता होनी चाहिए, आपको एक बहुत अच्छी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, आप अच्छे लिसनर होने चाहिए। मतलब इससे मतलब है कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमें हर तरीके से एक बहुत सिमिलर रेमेडी पर, एक स्पेसिफिक रेमेडी पर, एक सिमिलिमम पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका प्रोसेस ही स्टार्ट होता है केस टेकिंग से। और केस टेकिंग का सबसे पहला ही पॉइंट हमें डॉक्टर हैनेमैन बताते हैं कि जहां हमें पेशेंट को विदाउट इंटरप्शन सुनना है, तो जब तक पेशेंट इधर उधर की बातों में नहीं जा रहा है तब तक उसको वापस लेकर और फिर उसकी मुद्दे पर बात करना और उसे सुनना, ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो पेशेंट्स बहुत पसंद करते हैं। ये सिर्फ डॉक्टर हैनेमैन ने नहीं कहा है, अगर आप आजकल के समय पर देखेंगे जो भी पेशेंट्स आते हैं ना, उनके हमेशा एक एक्सपेक्टेशन होती है डॉक्टर से कि कोई तो उन्हें सुन ले। कई बार वो ऐसे एम्बियंस से आते हैं, ऐसे सराउंडिंग से आते हैं जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड रहे, जहाँ उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है, या कई लोग बहुत सुनने वाले होते हैं लेकिन कई ऐसे मन के राज होते हैं जो वो किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि लोग उन्हें डर होता है, लोग उन्हें जज करेंगे। तो उन्हें हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिससे कि वो अपने मन की बातें कर सके, अपने दिल के राज उनसे शेयर कर सके, जो कि उनके ऊपर एक बोझ के जैसे होते हैं। सो होम्योपैथ यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। पहली चीज़, हमें बहुत अच्छे मेंटल जनरल्स मिल जाते हैं, उसके साथ साथ पेशेंट को एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि डॉक्टर ने मेरी बात सुनी। तभी बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि अगर हमें डॉक्टर अच्छे से सुन लेते हैं तो हमारी आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं बीमारियों का ओरिजिन है उनकी ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचना। अब इसको हम अगर लोक्वेशियसनेस, एक टर्म यहाँ पर मेरे दिमाग में आई थी, क्योंकि हम जनरली जो बहुत ज़्यादा बोल रहा है उसके लिए हम बहुत जल्दी रैंडमली जाते हैं लोक्वेशियस करके। नहीं, आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट का बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या वो बहुत लंबे समय से अकेली रह रही है, या क्या वो बहुत लंबे समय से ऐसे लोगों के बीच में है जहाँ उन्हें बोलने की अनुमति नहीं मिलती है, जहाँ उन्हें अपने पॉइंट्स रखने नहीं दिए जाते हैं, जहाँ उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। तो जब वो आपके पास आएंगी तो हो सकता है वो बहुत बातें करें, स्टार्ट में कुछ ना बोले, लेकिन उसके बाद जब उन्हें अच्छा लगे, आपके साथ एक अच्छे रैपो डेवलप हो सकता है वो बहुत बोले। और उस बोलने को आप लोक्वेशियसनेस कंसिडर नहीं कर सकते। लोक्वेशियसनेस है कि एक व्यक्ति हर जगह बहुत ज़्यादा बोल रहा है, उसको इन जनरल बोलना बहुत पसंद है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो आपके पास आया है वो केवल अपने मन का हाल आपको बता रहा है, अपनी मन की व्यथा आपसे शेयर कर रहा है,
और बहुत ज़्यादा बात करके अपने मन के ऊपर जो भार है उसको हल्का करना चाहता है। यहाँ पर हमारी लिसनिंग एबिलिटीज़ अगर बढ़ी हुई नहीं होंगी तो हम इम्पेशेंट होकर बोल देंगे प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम बताएं। तो वो पेशेंस डेवलप करना, ये क्वालिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं लेकिन सुनना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, सो प्लीज़ डेवलप दैट क्वालिटी कि आप पेशेंट को अच्छे से सुने। पेशेंट को ही नहीं, आपको हर किसी को बहुत अच्छे से सुनना शुरू करना पड़ेगा, तभी आपके बिहेवियर में वो बात आएगी और तभी आप अपने पेशेंट्स के साथ वैसा एक रैपो डेवलप कर पाएंगे। सो दिस इज़ बेसिकली कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, और क्यों बनना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दो बातें यहाँ पर जो मैंने बहुत नोटिस की है, एक होता है इररेलेवेंट बातें हो रही हैं, एक है रेलेवेंट बातें हो रही हैं। देखिए जो रेलेवेंट बातें होती हैं पेशेंट आपसे शेयर करते हैं, वो आपके केस टेकिंग में काम आ जाएंगे। रेलेवेंट है, उसे बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे। कई बार एक व्यक्ति आके आपको बहुत इररेलेवेंट बातें भी बताते हैं, शायद जिसके लिए वो दवा लेने आए भी नहीं है, शायद उसके लिए वो दवा चाहते भी नहीं है, लेकिन वो इररेलेवेंट बातें आपको फिर भी बहुत मदद करती हैं। पहली चीज़, आप एक पेशेंट की बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। आप अगर उनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं या आप उनको कुछ टिप्स या सजेशंस देना चाहते हैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से, या आपने जो कुछ भी सीखा है देखा है उससे, तो यहाँ आप पेशेंट की बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपकी केस टेकिंग बहुत अच्छी है तो आपने आधी बैटल वहीं जीत ली। हाफ बैटल इज़ वन इफ़ योर केस टेकिंग इज़ गुड। और आपकी केस टेकिंग हमेशा एक अच्छी लिसनिंग स्किल से ही डेवलप होती है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वालिटी। अगली क्वालिटी की बात करें तो ऑब्जर्वर। ये हमेशा कहते हैं दैट होम्योपैथ शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर। अब इसका मतलब क्या है कि हम हर समय अलर्ट मोड में घूमते रहें, कि हम हर समय ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को? नॉट एग्जैक्टली। ये चीज़ जब मैंने पढ़ी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगी। बहुत से स्टूडेंट थे, बहुत कैची होते हैं, किसी को देख लेंगे बोलेंगे अरे वो सीपिया की तरह बिहेव कर रही थी, अरे वो तो बिल्कुल पल्सटिला। और मैं कभी ऐसा कर नहीं पाती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि वो किस बेसिस पर किसी को सीपिया या किस बेसिस पर किसी को नाट्रम्यूर या पल्सटिला कह रहे हैं, जबकि उनके मेंटल स्किल्स बहुत अच्छे थे, मेंटल जनरल के बेसिस पर वो ऐसा कहते थे। बट उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन का मतलब मैंने ऐसा समझा कि आपको हमेशा अलर्ट मोड में घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक व्यक्ति को कोई टैगलाइन देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं या आप जो चीज़ देख रहे हैं उसको आप जोड़ लें अपनी किताबों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ। अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ करता हुआ देखा, उसके बाद आप वही सेम सिम्टम को आप अपनी बुक से जोड़ सकते हैं कि ये वाला सिम्टम नाट्रम्यूर में है या इस तरह की पर्सनालिटी पल्सटिला होती है। तो आप वो जो कनेक्शन डेवलप करेंगे जो मैं पहले कर नहीं पाती थी, वो कनेक्शन इज़ बेसिकली ऑब्जर्वेशन, कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो रही है। जैसे मैं अभी मेरे को एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद आया है कि मेरे फादर की हमेशा से ये हैबिट थी कि जब भी वो ईयरबड कान के अंदर डालते थे टू रिमूव द ईयरवैक्स, जो मैं उन्हें हमेशा मना करती थी मत कीजिए, ईयरबड्स मत डालिए, पर वो नहीं सुनते थे। तो ईयरबड कभी उनको इचिंग होती थी या टू जस्ट रिमूव द एक्सटर्नल वैक्स एंड वाटर, तो वो ऐसे करते थे तो हमेशा खांसने लगते थे, वो खांसी शुरू कर देते थे और बहुत वियर्ड लगता था। घर में सब हैरान होते थे कि ये क्या है कि आप कानों में ईयरबड डालते हैं और फिर आपको खांसी शुरू हो जाती है। बट यही चीज़ पहले मुझे लगा ये सिम्टम कहीं होगा, मैंने कुछ जगहों पर ढूंढा, नहीं मिला, ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिला। फिर मैंने इसको रोक दिया, इस प्रोसेस को रोक दिया। मैंने कहा नहीं ढूंढते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा ऐसा इतना अजीब सा सिम्टम कहाँ होगा। लेकिन कुछ ही सालों पहले बुक का नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सिम्टम मुझे याद है कि मैंने कहीं पर लैकेसिस में पढ़ा कि इस तरह से ईयरबड कान में डालने से खांसी जो या कान में कुछ भी डालने से खांसी स्टार्ट हो जाती है। ये लैकेसिस का बहुत अच्छा सिम्टम है। सो आई वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम, अरे ये सिम्टम में मिल गया यहाँ पर लैकेसिस में। अब एग्जैक्टली मुझे बुक नहीं पता, मैंने बुक कौन सी बुक पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, सिम्टम दिमाग में रह गया है। सो इस तरह से जब मैंने उस सिम्टम को पापा के सिम्टम के साथ जोड़ा तो मुझे याद रहा। इसी तरह से जब आप कोई सिम्टम को किसी व्यक्ति से जोड़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहती है वो चीज़। दिस इज़ द ईजी वे टू लर्न मटीरिया मेडिका।
ये मटीरिया मेडिका का पढ़ने का बहुत आसान तरीका है कि आप किसी से उसे जोड़ लीजिए, ताल्लुक बना लीजिए उसके साथ। अगली क्वालिटी मैंने पॉइंट्स में कुछ लिखा है, मैंने पॉइंट्स में लिखा है एक पहली चीज़ आती है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर को कभी सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए कि आप पेशेंट को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं, पेशेंट को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्या है, आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें हैं। ये जो आपके लैक ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं वो पेशेंट अपने साथ लेकर जाता है और फिर वो एक मन में दिमाग में कि मेरी बात सुनी नहीं गई, या ठीक है उन्होंने मुझे दवा लिख के दे दी, ऑल्दो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, आपने बहुत अच्छे से उनका सिमिलर मेडिसिन दिया होगा, लेकिन क्योंकि आप एक्सप्रेशन लेस थे, आपने सीक्रेट्स मेंटेन किया अपने अंदर, तो पेशेंट ऐसे दिमाग में सोच लेता है कि आप उनके साथ एनरोल नहीं हुए कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो आपको अपने बीच बीच में फीडबैक्स देने, उनको क्या प्रॉब्लम है ये समझाना, अगर आप उनकी रूट कॉज समझ पा रहे हैं बीमारी की तो वो रूट कॉज उनको बताना कि आपकी बीमारी का कारण बेसिकली ये है। इससे पेशेंट को बहुत अच्छा भी लगता है, प्लस आपके लिए ट्रीटमेंट एक ईजी प्लेटफॉर्म पे चलता है क्योंकि पेशेंट आपकी दवा बहुत फेथ से लेते हैं। नेक्स्ट इज आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, बी वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को भी देखा है ऐसे कि उनमें खुद भी कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है, और कई बार क्या होता है इस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप जो है पेशेंट को भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करा पाते हैं, पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं, क्या फील नहीं कर रहे हैं, आपको उस समय पर केवल और केवल पेशेंट पर फोकस करते हुए अपना बहुत कॉन्फिडेंस शो करना है, एज इफ यू नो एवरीथिंग, एज इफ आप उनकी सारी प्रॉब्लम समझ चुके हैं, आप जानते हैं आपका पूरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, आपको एनालिसिस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, आपको रेपर्टाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन ये चीज़ें आपको शो नहीं करनी होती, ये चीज़ आपको सीक्रेट रखनी होती है। आपको अपना कॉन्फिडेंस ही है जो शो करना चाहिए, क्योंकि आप जितना कन्विंसिंगली, जितना ऑथोरिटेटिवली पेशेंट के सामने बोलेंगे, जितना अच्छे से उनसे बात करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कन्विंसिंगली बात करेंगे, पेशेंट कन्विंस होंगे और आपके पास बार बार वापस आएंगे। एक बार जो आपने पेशेंट का कॉन्फिडेंस जीत लिया तो भले ही कभी आप उनको हेल्प नहीं कर पाओ थ्रू मेडिसिन, फॉर सम ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन, किसी काउंसलिंग के लिए, किसी रिलेटिव को लेकर वो आपके पास ज़रूर वापस आएंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप हमेशा हर किसी को मदद कर पाओ थ्रू मेडिसिन, नॉट पॉसिबल। कई बार ऐसा होता है कि आपके किसी मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं भी होता, आप कभी कभी सिमिलर मेडिसिन पे नहीं भी आ पाते, तो ऐसे केसेस में भी अगर आप पेशेंट के कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं एक बार, तो पेशेंट कभी ना कभी लाइफ में आपको वापस याद ज़रूर करता है और अपने किसी रिलेटिव को या भेजते हैं, या फिर वो आपके साथ कभी ना कभी अपनी कोई और इलनेस के लिए सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेते हैं कि कैसा है, क्या है। सो ये हमेशा याद रखिएगा। अपनी पैथी पे विश्वास रखना, ट्रस्ट योर ओन पैथी। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, या ठीक है कहीं और एडमिशन नहीं मिला तो ले लिया, या ठीक है होम्योपैथी पे इतना बिलीव नहीं है, ये कैसे काम, खुद ही इतना डाउटफुल होते हैं अपनी पैथी को लेके, तो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे प्रैक्टिशनर्स दे आर नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस। ऐसा काम करके आप ना तो अपनी पैथी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ना अपनी सेल्फ प्रोग्रेस कर सकते हैं। इधर अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप जो है आप ना करें, होम्योपैथी ना करें, लेकिन अगर आप करते हैं तो उसके पॉजिटिव्स सारे देखते हुए, पढ़ते हुए और अपनी एक्सपेरिमेंटेशन को जारी रखते हुए, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखते हुए अपनी पैथी पर बहुत बहुत ट्रस्ट ज़रूर करें। अपनी पैथी पर आप ट्रस्ट करेंगे तभी तो आप दूसरे को ट्रस्ट करवा पाएंगे। अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं, कोई और आप पर विश्वास क्यों करेगा। सिमिलरली अगर आपका अपनी पैथी पर ट्रस्ट नहीं है तो आप दूसरों को कैसे फील करा सकते हैं दैट होम्योपैथी इज़ अ वंडरफुल साइंस, इज़ अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, राइट। टेक चैलेंजेस बट नॉट रिस्क इज माई नेक्स्ट पॉइंट। टेक चैलेंजेस बट नॉट रिस्क। देखिए आप चैलेंजेस लीजिए, ये आपके पास पेशेंट कभी नहीं आया, आप देखना चाहते हैं, आप टाइफॉइड का एक पेशेंट है, आप उसको ट्रीट करना चाहते हैं, कीजिए, ज़रूर कीजिए। आपके पास जॉन्डिस का एक पेशेंट आया है जहाँ पर बहुत हाई बिलीरुबिन लेवल्स हैं, आप ठीक करना चाहते हैं, कीजिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, द मोमेंट यू रियलाइज कि आपसे नहीं डील हो रहा है, आप उस रिस्क को ना लें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट यू आर अप टू द मार्क। कभी ये ना समझे कि आप बहुत ही अप टू द मार्क हैं
और आप सब कुछ कर लेंगे, आप हर चीज़ बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। नेवर एवर थिंक अबाउट दैट। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस रहना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस रखना बहुत गलत बात है। ओवर कॉन्फिडेंस आपकी नैया को डुबा देगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप चैलेंजेस लीजिए, उनके प्रति प्रयास कीजिए, उनको सफल बनाइए, लेकिन जहां आपको लगता है द मोमेंट यू रियलाइज दैट इट्स अ रिस्क, डोंट टेक इट। आपको अगर 1% भी डाउट होता है आप इसे ठीक नहीं कर सकते, आप ये केस नहीं ले सकते, रेफर द केस। रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि होम्योपैथ्स कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम क्यों किसी और डॉक्टर को रेफर करें। नहीं, कभी भी नहीं ऐसा सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है वो केस आप डील नहीं कर सकते, तो पेशेंट की भलाई के लिए, अपनी मान और सम्मान के लिए आपको पेशेंट को रेफर करना चाहिए किसी और, या तो आप जानते हैं किसी और डॉक्टर के लिए के पास, या फिर अगर आपको लगता है आप किसी बोल सकते हैं आप किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए, तो वो दिखा लेंगे। जितना आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपने पेशेंट के साथ, उतना बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो ट्रांसपेरेंसी रखिए, पारदर्शिता रखिए, साफ साफ बता दीजिए कि ये केस अब इतना ज़्यादा हो गया है प्रॉब्लम, शायद हम डील ना कर सके, तो जो है आप किसी और डॉक्टर को दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है अगर आपको इनको कन्वेंशनल मेडिसिन में भी भेजना है, तो प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी को बोल दे रहे हैं कि आप अभी ऐसा स्टेज आ गया, आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या आपको कन्वेंशनल ड्रग्स की ज़रूरत है, तो आप उन्हें रेफ़र कीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपके लिए जो इम्पोर्टेंस रखता है वो है आपके पेशेंट की हेल्थ, ना कि आपका ईगो। सो ये कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है की बात है ही नहीं। ये सारी बात आ जाती है पेशेंट पर और पेशेंट की हेल्थ पर। सो ये हमेशा ध्यान रखें, इससे आपको बहुत, आप गिल्ट फ्री रहेंगे, आपके हाथ से कभी कोई गलती नहीं होगी। तो आप जो है ये चीज़ें आप लाइफ में हमेशा ध्यान रखें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप लोग ये सब चीज़ों से नहीं, आपकी सोच या विचार इससे मेल ना खाते हो, सो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं केवल और केवल आपसे वही बातें साझा कर रही हूँ जो कि मैं महसूस करती हूँ, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है अभी तक, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है वो मैं आपसे बता रही हूँ। रेफरेंस की बात जो मैंने आपसे कही, हाँ जी, रेफ़र कर दीजिए टू सम अदर डॉक्टर अगर आपको समझ नहीं आता है केस। इसके अलावा गेन कमांड ओवर नॉट ओनली होम्योपैथिक सब्जेक्ट बट ऑल्सो अलाइड वंस। होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स पर ही नहीं, अलाइड सब्जेक्ट्स पर फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं होम्योपैथी के मटीरिया मेडिका पढ़ लिया, होम्योपैथी की रिपर्टरी पढ़ ली, चलो जी हो गया, इस पर फोकस कर लिया लाइफ टाइम, चलो जी हो गया। नो, नॉट एट ऑल। तो फिर आप में और नॉर्मल कोई भी पुस्तकें पढ़कर होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वाले में कोई फ़र्क नहीं है। आप एक क्वालिफाइड फिजिशियन है, जिनको ये सब्जेक्ट पढ़ाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने जीवन भर इन सभी सब्जेक्ट्स को, इन सभी विषयों को साथ में लेकर अपनी प्रैक्टिस को रन करें। आप कभी भी डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस, ये सब इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये फील करते हैं होम्योपैथी में आपको डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेशन कराने की क्या ज़रूरत है। बर्निंग, यूरिन में बर्निंग आ रही है, लिख दो भाई किंथारिस। यूरिन में पेन हो रहा है, लिख दो भाई स्टाफिस एग्रिया। अगर कहीं पर रीनल कॉलिक हो रहा है तो लिख दीजिए, तो फिर लिख दीजिए कि आप जो है स्टाफिस एग्रिया, बर्बेरिस वल्गारिस का मदर टिंचर लेने वाले हैं। बट इट्स नॉट अबाउट दैट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशंस पे फोकस करना, टेस्ट पर फोकस करना। अंटिल अनलेस यू कम अप टू सम डायग्नोसिस, वो आधा अधूरा केस रह जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर होम्योपैथ्स कि आप इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस पर फोकस करें। द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कि प्रायोरिटाइज देयर मनी, देयर टाइम। उनके समय को, उनके मनी को वैल्यू करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने हार्डवर्क पर बिलीव करें, साथ में साथ बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जितना लंबा हो सके हम केस को चला सकते हैं। पेशेंट है, अगर पेशेंट आपका बहुत ज़्यादा पेशेंट है तो भी आप ये ना सोचें अगर आपको केस नहीं समझ आता है या आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस केस को चलाए जा रहे हैं और अपनी स्टडी किए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता, दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट आप उनकी वैल्यू करें, मनी को, अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखें। दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू शेयर विद यू। यही सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए रिक्वेस्ट थी और मैंने इस पर ये वीडियो आपके लिए
शूट कर दिया है. आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कंटिन्यू विद द सीरीज. ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की पूरी सीरीज चल रही है. नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.